जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था गणित की प्रकृति एवं परिभाषाएं। आज का टॉपिक अपना रहेगा गणित के उद्देश्य एवं शिक्षण योजनाएं। लेकिन आज की क्लास में अपन गणित के उद्देश्य को ही कवर करेंगे। उससे पहले अपन टॉपिक शुरू करने से पहले अपने काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे या फिर कॉल आ रहे थे कि सर जो मॉडल पेपर वाली बुक है कब तक आ जाएगी। तो इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। उसके अलावा अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी अपनी साइट पे pvclasses.in पर अवेलेबल है। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, गणित के उद्देश्य। ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम पेज पीवी क्लासेज, फेसबुक पेज पीवी क्लासेज और जो अपना टेलीग्राम चैनल है पीवी क्लासेज 01 और जो अपनी ईमेल है pvclasses01@gmail.com। तो अपने गणित के शिक्षण के उद्देश्य, तो अपना सबसे पहले अपन जो उद्देश्य है इसके क्या क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होता है? ऐसा व्यवहारगत परिवर्तन जिन्हें शैक्षिक क्रियाओं अधिगम अनुभवों के माध्यम से बालकों में लाया जाता है। तो शिक्षण का या कोई भी विषय का जो अपना शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, उसमें क्या होता है कि व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है और जो अपने सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। या अपन किसी भी देश की प्रकृति या जो किसी भी देश की प्रगति है उसको अपन किसको रोकना है तो उससे उसकी शिक्षा को क्या कर दो, शिक्षा में बाधा डाल दो। शिक्षा में बाधा डाल दो। तो शिक्षा अपने लिए क्या काम करती है? व्यवहारगत परिवर्तन क्रियाओं अधिगम अनुभवों के माध्यम से बालकों में लाया जाता है। उसके बाद में बीएस ब्लूम, ये अपने टाइपर थोड़े ज्यादा ही मिस्टेक करते हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण अधिगम के 3 ध्रुव माना गया है। तो ये 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? सबसे पहला उद्देश्य, दूसरा है अधिगम, अधिगम अनुभव या माध्यम या साधन, और तीसरा है मूल्यांकन प्रमाण एवं साक्ष्य। ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेट होते हैं। यह है बीएस बलूम बलूम का अकॉर्डिंग। उद्देश्य क्या होता है जो, और साध्य क्या होता है? साध्य जो अपना अंतिम परिणाम होता है। जैसे अभी अपने लिए साध्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब लगना। और साधन क्या है? उसके लिए जो अपन बीच में तैयारी कर रहे हैं, अपन जो नोट्स पढ़ रहे हैं, ये अपना क्या हो जाएगा? साधन या माध्यम। और जो अंतिम जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है किसी भी चीज का? जो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को जो विषय वस्तु के बारे में समझाता है या किसी यूनिट के बारे में पढ़ाता है, तो उसका जो लास्ट में अगर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो विद्यार्थी ने कितना सीखा ये कैसे पता चलेगा? और शिक्षक के द्वारा जो अपनी शिक्षण में जो प्रक्रिया अपनाई गई कितनी सार्थक है, इसके लिए इस अपना मूल्यांकन आवश्यक होता है। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। शैक्षिक सामान्य उद्देश्य एवं लक्ष्य। दूसरा होता है प्राप्य, बहुत मिस्टेक है, प्राप्य विशिष्ट उद्देश्य एवं अनुदेशनात्मक। क्या? अनुदेशनात्मक। अब ये होते क्या है, इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। जो शैक्षिक एवं सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये क्या होते हैं? इन उद्देश्यों का क्षेत्र विस्तृत होता है। यानी इनका क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और इन उद्देश्यों का क्षेत्र संकीर्ण यानी छोटा होता है, सीन नहीं होता, संकीर्ण। संकीर्ण यानी छोटा होता है। पहला अंतर क्या हो गया? जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनका जो उद्देश्यों का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है यानी बहुत बड़ा होता है। और जो विशिष्ट उद्देश्य है उनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित या संकीर्ण या छोटा होता है। पहला अंतर ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है इन उद्देश्यों की प्राप्ति दीर्घ अवधि में होती है। तो इनको जो प्राप्त करने के लिए
काफी टाइम लगता है। और ये जो अपना पाठ योजना, जो वार्षिक पाठ योजना होता है, उसका आधार भी होता है। और अपना विशिष्ट उद्देश्य, इन उद्देश्यों की प्राप्ति अल्प समय, एक कालांश एक कालांश या अनुदेशन की समाप्ति पर होती है। जो अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इनकी प्राप्ति क्या होती है, एक कालांश यानी 40 से 45 मिनट के अंदर हो जाती है। यानी किसी एक विशेष टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं, जैसे त्रिभुज के बारे में, तो इसकी प्राप्ति उससे कालांश यानी 40 से 45 मिनट के अंदर हो जाएगी कि त्रिभुज क्या होता है, इसकी बुझाई, इसमें बुझाई कितनी होती है। ये एक क्या हो गया, स्पेशल यानी विशिष्ट टॉपिक पर डिस्कस हो गया, और वो 40 से 45 मिनट में अपने को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये साध्य होते हैं। साध्य क्या होता है, जो अपने अंतिम परिणाम होता है। भी अपने लिए साध्य क्या है, अपना गवर्नमेंट जॉब लगना। तो ये क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, साध्य होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये साधन होते हैं। यानी जो अपने अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए जो अपन प्रक्रिया कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट है, इनका कक्षा शिक्षण से संबंध नहीं होता है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनका क्या होता है, जो शिक्षा कक्षा शिक्षण होता है, इसमें कोई संबंधित, सीधा संबंधित नहीं होता है। संबंधित तो होता है, लेकिन डायरेक्टली संबंधित नहीं होता है। इनका कक्षा शिक्षण से सीधा अर्थात प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो अपने विशिष्ट उद्देश्य होता है, उनमें सीधा क्या, कक्षा शिक्षण से क्या होता है, सीधा संबंध होता है। तो ये अपने समझ में आ गया होगा, सामान्य उद्देश्य क्या होता है और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, इनमें अंतर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, हाँ, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, ये वार्षिक पाठ, ये वार्षिक पाठ योजना का आधार होते हैं। और ये जो अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये क्या होते हैं, दैनिक पाठ योजना का आधार होते हैं। जो अपने 40 से 45 मिनट होते हैं, उसमें अपने को क्या सिखाना होता है, ये इसके आधार होते हैं। सामान्य उद्देश्य, इनकी प्रकृति सैद्धांतिक या दार्शनिक प्रकार की होती है। और इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट उद्देश्य की मनोवैज्ञानिक प्रकार की होती है। यानी मन एवं भावनाओं से संबंधित होती है। क्या होती है, मन एवं भावनाओं से संबंधित होती है। और ये सैद्धांतिक, सैद्धांतिक क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा है किताबी ज्ञान, वो क्या हो गया, सैद्धांतिक हो गया। जैसे पेट की वर्दी के बारे में अपन ने पढ़ा कि पेट की वर्दी क्या होती है, अपन ने इसको क्या करा, किताब में पढ़ा। ये तो क्या होगा, सैद्धांतिक ज्ञान। लेकिन पेड़ लगाकर उसकी वर्दी को अपन देख रहे हैं, ये क्या हो गया, व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान। तो इसमें अंतर आपको समझ आ गया होगा कि जो अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, सैद्धांतिक एवं दार्शनिक प्रकार की होती है। और जो अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक प्रकार की होती है। इसका संबंध मन एवं भावनाओं से होता है। जैसे एग्जाम्पल, बालकों के अमूर्त चिंतन का विकास हो सकेगा। यानी सामान्य जो उद्देश्य होता है, उसमें क्या होगा, बालकों का अमूर्त चिंतन का विकास हो सकेगा, तार्किकरण का विकास हो सकेगा, बालकों में तार्किकीकरण का विकास हो सकेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके विपरीत अपने जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनमें बालक बालक भिन्नों का योग कर सकेगा। तो बालक भिन्नों का योग कैसे कर सकेगा, एक क्लास में या एक कालांश में आसानी से बालक को समझ में आ जाएगा कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्नों का योग कैसे करते हैं। तो दूसरा, हासिल वाले जोड़ कर सकेगा, संख्याओं के वर्गमूल निकाल सके, त्रिभुज की रचना कर सकेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकेगा। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। तो एक बार अपन फिर से रिवाइजन कर लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है, क्या होता है, विस्तृत होता है। विशिष्ट उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, सीमित या संकीर्ण होता है या छोटा होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति दीर्घ अवधि में होती है। यानी जो सामान्य उद्देश्य होता है, उनके प्राप्ति क्या होता है, लंबे समय में होते हैं, इनमें टाइम लगता है इनकी प्राप्ति में। और इन उद्देश्य की प्राप्ति अल्प अल्प समय, यानी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति अल्प समय यानी कम से कम 40 से 45 मिनट या कालांश के अंदर ही प्राप्त हो जाती है। किसी एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो इसकी प्राप्ति क्या हो जाती है, अल्प समय में हो जाती है। उसके बाद में ये साध्य होते हैं।
सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? साध्य होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये क्या होते हैं? साधन होते हैं। इनका कक्षा शिक्षण से संबंध नहीं होता है। जो अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनका शिक्षा और जो अपना कक्षा शिक्षण, थोड़ा यूँ गला खराब है। इनका कक्षा शिक्षण से संबंध नहीं होता है, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, इनका कक्षा शिक्षण से सीधा अर्थात प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, या तो इनमें से सामान्य उद्देश्य की 3 बात दे देगा, और विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य है इनकी कोई एक या कथन दे देगा। उनमें से पूछेगा, इनमें से विशिष्ट उद्देश्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट, ये वार्षिक पाठ योजना का आधार होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो किसका आधार तो होते हैं? वार्षिक पाठ योजना का। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, दैनिक पाठ योजना के आधार होते हैं। इनकी प्रकृति सैद्धांतिक या दार्शनिक प्रकार की होती है, इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक प्रकार की होती है, और ये अपने एग्जाम्पल देख लिए थे। आगे चलते हैं अपन। जो अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं, ये क्या होते हैं? सामान्यीकरण की क्षमता का विकास हो सकेगा, गणित को सरल समझ सकेगा। अब उसके आगे अपन पढ़ेंगे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने ही किया था। तो ब्लूम टेक्सोनोमी, व्यवहार के कितने पक्ष माने हैं इसने? 3 पक्ष माने हैं। कौन-कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष। तो इसने व्यवहार के कितने पक्ष माने हैं? 3 पक्ष माने हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक में क्या होता है? संज्ञानात्मक में होता है मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का वर्गीकरण होता है। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का वर्गीकरण होता है। और भावात्मक में मन, भावनाओं, संवेगों, अभिव्यक्तियों, इनका वर्गीकरण या उनके उद्देश्यों का अपन डिस्कस करेंगे। और क्रियात्मक पक्ष में अपन करेंगे हस्तचलित या गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। जो अपने बीएल टेक बी एक मिनट, बीएस बलून ने 3 पक्ष बताए हैं। भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक या साइकोमोटर डोमेन। तो भावात्मक पक्ष में अपन किसको शामिल करेंगे? भावनाओं, संवेगों, रुचियों, अभिप्रेरणाओं, अभिवृत्तियों, और टाइपिंग मिस्टेक है, अभिवर्तियों से संबंध होता है। उसके बाद में क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर डोमेन, इसमें क्या करेंगे? हस्तचालित क्रियाओं एवं गतियुक्त व्यवहार कौशलों से संबंधित है। और जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष में अपन मानसिक बौद्धिक एवं बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित, संवाद नहीं है, संबंधित चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्यवहार के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष, इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने 1956 में किया था। ये क्वेश्चन आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो अपने व्यवहार के 3 पक्ष है, उसमें संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? बीएस ब्लूम ने किया था, और 1956 में किया था। उसके बाद में भावात्मक पक्ष, पक्ष में क्या किया था? बीएस ब्लूम और उसके जो साथी थे, उन्होंने किया था। इसका वर्गीकरण अथवा मसीहा एवं ब्लूम ने 1956, ये 1956 नहीं है, ये 1964 है। 1964 ईस्वी में किया था। उसके बाद में जो क्रियात्मक पक्ष है, इस पक्ष के उद्देश्य का वर्गीकरण 1969 में सिम्पसन ने किया था। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। और कब किया था? 1956 में। उसके बाद में चलते हैं अपने भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में कथवाल, मसीहा एवं बीएस ब्लूम ने 1964 में किया था। उसके बाद में जो क्रियात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष का 1969 में सिम्पसन ने वर्गीकरण किया था। तो ये चीज आपको यूं रटना है, फिक्स है, सीधा यूं रटना ही पड़ेगा। उसके बाद में चलते हैं उद्देश्यों का जो निर्धारण है, कैसे करते हैं? उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं सरल से कठिन की ओर। और सूत्र का जो प्रतिपादन होता है, वो भी यही थ्योरी होती है, सरल से कठिन की ओर। ऐसा नहीं है कि अपन कोई थ्योरी पहले ही दे देते हैं कि इसको सिद्ध करें। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे अपन अपने प्राथमिक स्तर में बच्चों को अपन सिखाएंगे वर्ग क्या होता है,
वर्ग के बारे में बताएंगे, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्राथमिक स्तर में अपन बच्चे को इतना ही सिखाएंगे। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसको सिखाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे, उसके बाद में इसके विकर्णों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है, सरल से उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करेंगे, सरल से कठिन की ओर। उसके बाद में मूर्त से अमूर्त के क्रम में किया गया है। तो ये 2 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उद्देश्यों का जो वर्गीकरण कैसे किया है? पहला तो सरल से कठिन की ओर, यानी सरल से सरल से कठिन की ओर चलेंगे और मूर्त से अमूर्त के क्रम में किया गया है। यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के क्रम में किया गया है। जो चीज़ सामने है उसको अपन काल्पनिक रूप में भी अपन सिखाएँगे। उसके बाद में जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो संज्ञानात्मक पक्ष के जो हिस्से हैं, अपन ये क्या सीधा ले रहे हैं। अब एक-एक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अपने को जो फैक्ट पार्ट है, वो उस पे ध्यान देना है। जो ज्ञान, उसमें सबसे पहले जो निम्नतम स्तर होता है संज्ञानात्मक पक्ष में, ज्ञान। जो अपन पढ़ते हैं, जो चीज़ें अपन सीख रहे हैं, वो क्या हो गया, ज्ञान। और ये क्या हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनेगा। ये चारों दे दिए, या तो संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध या ज्ञान। इसमें पूछेंगे कि संज्ञानात्मक, इसमें से संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर कौन-सा है? या फिर क्रम क्रम पूछ सकते हैं कि निचले स्तर से ऊपर के स्तर को आप क्रम में बिठाइए या फिर क्रम में संबंधित कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है। तो क्या हो गया, ज्ञान। जो अपन सीखते हैं वो क्या हो गया, ज्ञान। वो क्या हो गया, सबसे निचला स्तर हो गया। संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला स्तर क्या हो गया, ज्ञान। उसके बाद में अवबोध। अवबोध है समझ। अवबोध है समझ। अपन किसी भी विषय वस्तु या किसी भी चीज पे अपन चर्चा करते हैं, तो उसकी समझ क्या हो गई, अवबोध। उसके बाद में अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। ये क्या होता है, जो ज्ञान अपन ने प्राप्त किया है, अपन ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका अपने जीवन में या किसी अन्य विषय वस्तु के साथ अपने उसका रिलेट यानी संबंधित कर सकते हैं, वो क्या होगा, ज्ञानोपयोग यानी अनुप्रयोग। उसके बाद में होता है संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़ा। तो क्या होता है, ज्ञान अलग-अलग सूचनाओं को एकत्रित करके कोई एक ऐसे महत्वपूर्ण सूचना तैयार करना क्या हो गया, संश्लेषण। उसके बाद में जो संश्लेषण के बाद में विश्लेषण भी है, जो लिखा नहीं है तो अपन लिख लेते हैं। संश्लेषण के बाद में क्या आएगा, विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, एकत्रित करना, ज्ञान या सूचनाओं को एकत्रित करना, क्या हो गया, विश्लेषण। और जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या हो गया इसका, उच्चतम स्तर। अब 2 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। निम्नतम स्तर तो क्या हो गया, ज्ञान हो गया। संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम निम्नतम स्तर क्या हो गया, ज्ञान। और जो उसका उच्चतम स्तर है वो क्या हो गया, मूल्यांकन। अब 2 चीजें आपको फिक्स हो गई। उच्चतम क्या हो गया, मूल्यांकन, और निम्नतम क्या हो गया, ज्ञान। चीजें याद करनी है ये बीच की। तो एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, निम्नतम स्तर हो गया ज्ञान। उसके बाद में अवबोध, उसके बाद में अनुप्रयोग, उसके बाद में ऐसे कंटिन्यू याद रखना है, संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण। और उसके बाद में जो अपना उच्चतम स्तर पहले से ही अपने को पता है, मूल्यांकन। ये चीज आपको याद रहेगी। जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके जो अपने निचला स्तर मूल्यांकन, उच्चतम स्तर। आगे चलते हैं अपन। भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें संवेगों, अभिवर्तियों, इनको संबंधित किया जाता है। तो इसमें आग्रहण आग्रहण, यानी इसमें क्या हो गया, आग्रहण तो क्या हो गया, निम्नतम स्तर। जो अपना भावात्मक पक्ष है उसमें आग्रहण क्या हो गया, निम्नतम स्तर। और उच्चतम स्तर क्या हो गया, चारित्रीकरण। उच्चतम स्तर क्या हो गया, चारित्रीकरण। अपन इनका डिस्कस आगे भी करेंगे, डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो अपने को तो पहले ये याद रखना है, कौन सा कहां पर आएगा। अपने क्या रखना है, कौन सा कहां पर आएगा। तो निम्नतम स्तर क्या हो गया, भावात्मक पक्ष में आग्रहण क्या हो गया, निम्नतम स्तर। उसके बाद में अनुक्रिया। अनुक्रिया, अग्रण, कोई सूचना अपने पास आती है, ग्रहण करता है, उसके बाद ग्रहण करने के बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं, ग्रहण करने के बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं वो क्या हो गई, अनु अनुक्रिया। उसके बाद में अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण,
संगठन, उसके बाद में चारित्रीकरण। तो भावात्मक पक्ष में आपको याद रखना है, सबसे पहले निम्नतम स्तर क्या हो गया? आग्रहण, यानी प्राप्त करना यानी रिसीविंग, और चारित्रीकरण यानी उच्चतम स्तर क्या हो गया? चारित्रीकरण। और इनको अब एक फ्लो में याद करना है, आग्रहण निम्नतम स्तर, चारित्रीकरण उच्चतम स्तर। संज्ञानात्मक पक्ष में आपको याद होगा कि निम्नतम स्तर तो क्या था? ज्ञान। उच्चतम स्तर क्या था? मूल्यांकन। तो ये दो चीजें फिक्स याद होगी, उसके बाद में एक एक चीज अवबोध, अनुप्रयोग, ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? निम्नतम स्तर तो आग्रहण, उसके बाद में अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण और संगठन, और उच्चतम स्तर क्या हो गया? चारित्रीकरण। आगे अब ऐसे भावात्मक में है तो क्रियात्मक पक्ष में भी ऐसे अपने एक चीज देखेंगे। तो क्रियात्मक पक्ष में निम्नतम स्तर क्या हो गया? उद्दीपन या अनुकरण यानी इम्यूलेशन। उद्दीपन क्या होता है? जैसे केमिस्ट्री में उत्प्रेरक होता है, यानी क्रिया को बढ़ा देता है। वैसे ही क्या होता है? उद्दीपन होता है। उद्दीपन अपने को सामने नजर आता है। जैसे अभी अपना उद्दीपन क्या है? अपना जो केवीएस एनयूएस टाइप 2 वाली जो अपनी एग्जाम है, वो अपने उद्दीपन है, उसके लिए अपन क्रिया कर रहे हैं अपनी। जो अभी अभी 1 मंथ पहले अपन जो पढ़ रहे थे, उससे ज्यादा स्पीड से आज, उससे ज्यादा चीजें आज अपन एक दिन में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने सामने उद्दीपन उद्दीपन अपने सामने है। उसके बाद में उद्दीपन के बाद में कार्य करना, परिशुद्धता या नियंत्रण या कंट्रोल, मैनिपुलेशन कार्य करना, समन्वय या जोड़बंदी, स्वाभाविकरण या आदत निर्माण। अब आदत निर्माण कैसी होती है? किसी कार्य को अपन बार-बार करते रहते हैं। 1 बार किया, 2 बार किया, 5 बार, 10 बार, अपन डेली रूटीन में सेम टाइम पे करें तो वो अपनी आदत बन जाएगी। जैसे अपने सुबह उठते ही ब्रश करना, ये अपनी आदत बन चुकी है। तो आदत निर्माण कैसे होएगी? पहले स्वभाव में आएगी, उसके बाद में आदत निर्माण होएगा। तो अपन पहले इनके बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं। जो क्रियात्मक पक्ष का जो निम्नतम स्तर क्या है? उद्दीपन या अनुकरण, और इसका जो उच्चतम स्तर है वो क्या है? आदत निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन। तो ये चीज आपको याद करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? संज्ञानात्मक पक्ष में निम्नतम स्तर, उच्चतम स्तर, भावात्मक पक्ष में निम्नतम स्तर, उच्चतम स्तर, वैसे ही अपने क्रियात्मक पक्ष में निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, कौन क्या है। अब संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा उनसे संबंधित क्रियासूचक कार्य है। अब उनके बारे में अपन थोड़ा अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान क्या है, अवबोध क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो लेकिन अपन एक बार फिर से इनके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ज्ञान ज्ञान क्या है? सूचनाओं को परिभाषित करना एवं सूचनाओं को पहचान लेना, सूचना का प्रत्यास्मरण कर लेना, सूचना की जानकारी, ज्ञान होना, यही क्या होता है? जानकारी होना ही क्या होता है? ज्ञान। सूचनाओं को परिभाषित करना, सूचनाओं को पहचान लेना, सूचना का प्रत्यास्मरण कर लेना, सूचनाओं की जानकारी होना ही क्या होता है? ज्ञान कहलाता है। उसके बाद में अवबोध। अवबोध क्या होती है? समझ। समझ क्या होता है? अभी अपन किसी बच्चे को अपन कोई पाठ पाठ पढ़ने के लिए देते हैं और उसके सार को वह अपने स्तर पे समझा देता है, वो क्या हो गया? अवबोध हो जाएगा। तो ये क्या होता है? व्याख्या करना, सही उदाहरण देना, सही अनुमान लगाना, अनुवाद करना एवं त्रुटि का पता लगाने। तो इसमें अवबोध में क्या 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 आ जाएंगे? सबसे पहले तो अपने स्तर पे व्याख्या कर देना, उसके बाद में सही उदाहरण देना, सही अनुमान लगाना, अनुवाद करना एवं त्रुटि का पता लगाना। नेक्स्ट, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राप्त किए गए तथ्य तथ्य एवं समझे गए ज्ञान को व्यवहारिक स्थितियों में उपयोग करने की क्षमता। अनुप्रयोग क्या होते हैं? जो ज्ञान अपन ने सीखा है उसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना या अन्य किसी वस्तु विषय वस्तु से रिलेट करना, क्या हो गया? अनुप्रयोग। उसके अलावा समाधान के सर्वोत्तम तरीकों का चयन करना, यानी समाधान का अपना जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका चयन करना भी क्या हो गया? ज्ञानोपरि अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। अमूर्त समझ को मूर्त रूप में व्यक्त करने की योग्यता। उसके बाद में होता है विश्लेषण। इसका शाब्दिक अर्थ अपन देखे अर्थ खंड करना या टुकड़ा करना या विभाजित करना। तो इसमें क्या होता है? सूचनाओं का वर्गीकरण करना। जो अपना विश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है? सूचनाओं का वर्गीकरण करते हैं।
सूचनाओं में अंतर करना, जो उनका वर्गीकरण करने के बाद उसमें क्या है, अंतर अंतर करना, कौन सी सूचना किस लायक है, किस में काम आएगी, अंतर करना, सूचनाओं में तुलना करना, सूचनाओं में संबंध स्थापित करना, किसमें आ गया, विश्लेषण में। अब विश्लेषण के बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, इकट्ठा करना, एक इकरण नहीं है, इकट्ठा करना या समेटना या एकत्रित करना या जोड़ना। विभिन्न खंडों को एकत्रित निष्कर्ष का सर्जन कर नवीन करना क्या हो गया, संश्लेषण। इसमें क्या होता है, सामान्यीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, योजना निर्माण करना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों जरूरी है, अपन अपने पहले भी डिस्कस कर लिए। इसमें क्या होता है, निर्णय लेना कि विद्यार्थी कितना सीखा है, औचित्य स्थापित करना, आलोचना या प्रशंसा करना, पुनर्बलन देना। उसके अलावा भावात्मक पक्ष के उद्देश्य तथा कार्यसूचक की क्रियाएं। अब ये यहाँ से अलग अलग पॉइंट है ये तो हो गए अपने संज्ञानात्मक पक्ष के, जो अभी पढ़ेंगे ये तो हो गए संज्ञानात्मक पक्ष के। अब इसके बाद में पढ़ेंगे भावात्मक पक्ष के कार्यसूचक एवं क्रियाएं। तो भावात्मक पक्ष में सबसे पहले अपन पढ़े थे अग्रण या रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होता है, विषय की जागरूकता बढ़ती है। अपने किसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे तो बच्चों की जागरूकता बढ़ती है, क्यों, क्या, कब, कैसे। तो जागरूकता, जिज्ञासा, पूछना, यह किस में आ गया, आग्रण में आ गया। उसके बाद में आता है रेस्पोंडिंग यानी अनुक्रिया। सुनने के बाद जो अनुक्रिया करते हैं, सुनने के बाद जो अनुक्रिया करते हैं यानी क्रिया करते हैं, उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना, स्वीकार करना या सहमति देना, या सक्रिय रूप से भाग लेना, ये क्या होगी, अनुक्रिया। उसके बाद में होता है अनुमूल्यन या वैल्यूइंग। इसमें होता है जो अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या वरीयता देना, यानी महत्व देना, वरीयता देना, प्राथमिकता देना या प्रतिबद्धता होना, वचनबद्ध होना, निष्ठा व्यक्त करना ही क्या हो गया, अनुमूल्यन। संप्रत्ययीकरण, संप्रत्ययीकरण में होता है एकत्रित होने लगते हैं तो बालक कुछ, जो सूचनाएं एकत्रित होने लगती है, सूचनाएं एकत्रित होने लगती है तो बालक बालक कुछ विचारों या भावों का कॉन्सेप्ट का निर्माण करने लगता है। जैसे जैसे बच्चों के पास ऐसे अपना ज्ञान बढ़ने लगता है तो क्या होता है, अलग अलग विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। तो ये क्या होता है, संप्रत्ययीकरण होता है और कॉन्सेप्ट का निर्माण करने लगता है, यानी विचार विमर्श करता है। विद्यार्थी अपने स्तर पे अपने सहपाठियों से विचार विमर्श करता है या फिर शिक्षक शिक्षक से जो विचार विमर्श करता है, और भावनाओं का संप्रेषण होता है। उसके बाद में होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है व्यवहार में संशोधन या परिमार्जन आना, कर्मिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करना, भावनाओं के सामान्यीकरण की और प्रवृत्त होना, यह क्या हो गया, संगठन। अब लास्ट में आता है चारित्रीकरण। जो अपने मूल्य एकत्रित होते हैं उनका व्यक्तित्व के स्थायी अंग बन जाते हैं, वो क्या हो गया, अपने जो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। जैसे मूल्य संगठित होकर व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाते हैं तथा व्यक्ति का स्वभाव तदनुसार एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या हो गया, चारित्रीकरण। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष तथा, हाँ ये हो गया चारित्रीकरण तक हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ से अलग अपने जो अपन ने डिस्कस कर लिया, संज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य उनका डिस्कस कर लिया, उसमें हो गया भावात्मक पक्ष का डिस्कस कर लिया। उसके बाद में आता है जो क्रियात्मक पक्ष होता है तथा इससे संबंधित उद्देश्य के सूचक क्रियाएं। सबसे पहले आता है उद्दीपन। उद्दीपन अपन पहले भी डिस्कस करते हैं, इंपल्सन, अनुकरण या लिमिटेशन। अनुसरण, दूसरे व्यक्तियों को देखकर नकल उसकी, उसकी नकल करना। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे अपन उद्दीपन में क्या होता है, उद्दीपन होता है जैसे अपने क्लास से अपनी क्लास चलती रहती है, अपने जो स्कूल में होते हैं क्लास चलती रहती है, तो जैसे ही अपने इंटरवल की बेल बजती है, बिना किसी को बोले बच्चे उठ के अपने इंटरवल के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो वही उद्दीपन है, वो भी एक प्रकार का उद्दीपन है। तो अनुसरण, दूसरे व्यक्तियों को देखकर उसकी नकल करना, कार्य करना, दिए गए कार्य करना दिए गए निर्देशों के अनुसार, उद्दीपन ये हो गया। उसके बाद में परिशुद्धता एवं नियंत्रण या कंट्रोल।
अभ्यास पुनरावृत्ति द्वारा कौशल अर्जन में त्रुटियों को कम करते जाना तथा परिशुद्धता की ओर बढ़ना। अब परिशुद्धता क्या होती है? जैसे कोई भी अपने किसी भी सूत्र से कोई वैल्यू निकलती है या फिर किसी चीज को अपन नापते हैं या मापते हैं, तो बार बार एक ही चीज आना, यानी कोई है 5 सेंटीमीटर है, अपन किसी रस्सी को मापते हैं 5 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरा बच्चा माप रहा है तो उसको 5.9 आ गया, तीसरा माप रहा है तो 5.8 आ गया, 5.1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या होगी? परिशुद्धता होगी। इनमें क्या होगी? त्रुटियों को कम करते जाना तथा परिशुद्धता की ओर बढ़ना। उसके बाद में होता है समन्वय जोड़बंदी। अब समन्वय क्या होता है? समन्वय में क्या होता है? एक दूसरे से रिलेट करके किसी कार्य को करना। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये भी एक समन्वय हो गया। आँख में और हाथ में समन्वय स्थापित हो गया, तभी तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख पा रहा हूँ। तो समन्वय में एक साथ कई क्रियाओं को समन्वय के साथ करने लगता है, यानी एक साथ कई क्रियाओं को करने लगता है। उसके बाद में स्वभावीकरण। स्वभावीकरण क्या होता है? किसी भी कार्य को अपन बार-बार करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं, तो अपने स्वभाव में आ जाता है। तो कौशल अब स्वाभाविक सहज रूप अर्जित होने लगता है। उसके बाद में होता है आदत निर्माण। जो अपन स्वभाव में आ जाती है, उस चीज भी क्या हो जाती है? आदत निर्माण बन जाती है। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। सबसे पहली बात, आदत निर्माण क्या है? क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। कौशल सर्जन पूर्ण हो जाता है तथा वह एक आदत के रूप में हो जाता है। आदत क्या होती है? अर्जित होती है। आदत अपन स्वयं लगाते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो गया, मतलब गणित के उद्देश्य से कंप्लीट हो गया। अब शिक्षण योजना भी इसी का पार्ट है, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।